नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंडो नेपाल बॉर्डर पर लगातार हो रही पत्थरबाजी। धारचूला में नदी पर तटबंध निर्माण का विरोध। सीएम धामी ने कहा, भारत के अधिकारी नेपाल के अधिकारियों से कर रहे वार्ता। मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य और जिला आपूर्ति विभाग के लिए बैठक। सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के लिए समीक्षा। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बैकडोर भर्ती मामले में बर्खास्त कर्मचारी गिरफ्तार। धरने के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। कर्मचारियों ने दी आत्मदाह की चेतावनी। अपहरण एक्सीडेंट की होगी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ट्रैफिक पुलिस ने किया क्रैश इन्वेस्टिगेशन सेल का उद्घाटन। दुर्घटना में हर साल होती करीब 5,000 मौतें। हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय होने लगा पश्चिमी विक्षोभ। बने बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदानी इलाकों में घना कोहरा। पहाड़ों में सर्द हवा। खबरें विस्तार से। नेपाल की तरफ से लगातार हो रही पत्थरबाजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी नेपाल की तरफ से कुछ लोगों द्वारा भारतीय क्षेत्र में लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। दोनों देशों के बीच हुई बैठक में सहमति के बाद भी बुधवार को नेपाल के कुछ राजनीतिक दलों द्वारा नेपाल के छात्र संगठनों को उकसाकर भारतीय क्षेत्र में पत्थरबाजी की गई। नेपाल के धारचूला में भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनी के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन सजग हो गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर पुलिस काम करती है। साथ ही बड़ी घटना होने पर शासन इसका संज्ञान लेता है और केंद्र सरकार को मामले के बारे में जानकारी दी जाती है। केंद्र सरकार के स्तर से ही इसमें कार्रवाई होती है। बता दें कि भारत में नदी तट पर धारचूला की सुरक्षा के लिए नदी पर तटबंध का निर्माण किया जा रहा है। कि ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड रहता है। जब भी होता है ना, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग पुलिस, बगल के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का जो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स करते हैं। और जो मामला बहुत ज्यादा संगीन होता है वो फिर केंद्र सरकार का भी आकर्ष किया जाता है शासन के द्वारा। वहीं धारचूला में एक बार फिर से नेपाल की ओर से की गई पत्थरबाजी मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डिप्लोमेटिक स्तर पर बीच में वार्ता चल रही है। भारत के प्रशासनिक अधिकारी नेपाल से बात कर रहे हैं। नहीं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग लगातार संपर्क में, हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संपर्क में है और जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो दोनों राज्यों का हमारा दोनों राष्ट्रों का हमारा उनके साथ रोटी बेटी का संबंध रहा है, भाई भाई का संबंध रहा है और सदियों का पुराना संबंध है। और वो संबंध मैं समझता हूँ कि कुछ लोग उसको उकसाने का काम कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। कांग्रेस में गुटबाजी चाहे प्रदेश स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अब ऐसा ही ताजा मामला उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी में इन दिनों दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी गुटबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। नेताओं में जो समझने वाले हैं उनसे बातचीत की जा रही है और जिनने जो एडमेंट हैं कि हमने पार्टी का नुकसान ही करना है, उनको पार्टी से या तो बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और वैसे जो पॉलिसी इस समय राहुल जी कर रहे हैं, मैं भी उसी को फॉलो कर रहा हूँ। हम इन लोगों को आइसोलेटेड करेंगे। भाजपा विधायक दिलीप रावत के बयान पर कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई ने एक पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 11 सालों से दिलीप रावत लैंसडाउन के विधायक है। यदि वे अपनी सरकार में कोई काम नहीं करवा पाए हैं तो उन्हें नैतिकता और आत्मचिंतन करके राजनीति में संन्यास ले लेना चाहिए।
देखिए, मैं सोचती हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो ये बात बहुत पहले से बोल रही हूँ, लगातार इस बात को कह रही हूँ कि लैंसडाउन विधानसभा को निरंतर रूप से इग्नोर किया जा रहा है। लैंसडाउन विधानसभा के अंदर 11 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप माननीय विधायक जी उस बात को मान रहे हैं तो उस चीज का पुष्टिकरण दे रहे हैं, उस चीज को सिद्ध कर रहे हैं। और देखिए, मैं अब इस बात को कहना चाहती हूँ कि अब सच में ये समय आ गया है कि जब उनको नैतिकता के आधार पे भी और विचार करना चाहिए इस बारे में कि अगर मैं 11 साल में उस क्षेत्र को कुछ नहीं दे पाया, आप सोचिए कितनी बार लैंसडाउन की जनता के साथ, कितनी बार आप उत्तराखंड की जनता से झूठ बोलोगे। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य विभाग को लेकर विभागीय अधिकारियों और सभी जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ बैठक की है। मंत्री ने बैठक में विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों ने पात्र को ना पात्र को हाँ, अंत्योदय परिवारों को मिल रहे 3 गैस सिलेंडर, बायोमेट्रिक और ऑनलाइन माध्यम के जरिए बांटे जा रहे राशन, धान खरीद केंद्रों में धान की आपूर्ति के बारे में विभागीय मंत्री को जानकारी दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 31 दिसंबर तक सभी जिला आपूर्ति अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले में जिन व्यक्तियों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं वो सभी अधिकारी इस दिनांक तक पात्र लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध करवा दें। साथ ही इसमें आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर कर दे। हमारा चुनावी कमिटमेंट भी था, उसको भी शासनादेश के साथ ही विभाग ने लगातार उसकी आपूर्ति करने का काम किया है, जिसमें समीक्षा की गई है। और उसमें समीक्षा में यह महसूस होती है कि सभी जनपदों के साथ वार्ता करते हुए, सभी डीएसओ से वार्ता करते हुए अभी कहीं ना कहीं जो है, कहीं 90% कार्य है, कहीं पे 95% कार्य है। तो ये डीएसओ से ये रिपोर्ट मांगी गई है कि यदि आपके यहाँ पे जितने अंत्योदय कार्ड धारक हैं, क्या वो सभी यदि गैस से आच्छादित हैं, तो आखिरकार वो रिफिल कराने में। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने एक बार फिर पर्यटन विभाग से संबंधित गतिविधियां नहीं होने पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि पूरा पौड़ी जिला पर्यटन की दृष्टि से विकसित नहीं हो पाया है। लैंसडाउन में यदि पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी तो बसूरी और नैनीताल का दबाव कम हो सकेगा। देखिए, लैंसडाउन में पर्यटक बहुत संख्या में आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि आगे इसका और भी भविष्य है। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा गंभीर प्रयास हो ताकि वहां पे पर्यटक रुक सके, 2-3 दिन तक अपना एंजॉय कर सकें। लेकिन ये मैं वास्तव में स्वीकार करता हूं, ये हमारी कमी है कि अभी तक हम यहाँ पर जो है मुकम्मल व्यवस्था नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और उच्च अधिकारियों ने सचिवालय में अतिथि शिक्षकों के साथ बैठक की, जिसके पश्चात मिले आश्वासन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में धरना स्थल भेजे गए अपने ओएसडी किशोर भट्ट के भरोसे पर पिछले 8 दिनों से चले आ रहे धरना प्रदर्शन को अतिथि शिक्षकों ने समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा अतिथि शिक्षकों को आश्वासन दिया गया कि आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर इसका जीओ जारी कर दिया जाएगा। साथ ही शासन स्तर पर जो भी नियुक्तियों में त्रुटियां हैं उसके लिए अगर अतिथि शिक्षक न्यायालय की शरण लेंगे तो वहां पर सरकार द्वारा मजबूती से अतिथि शिक्षकों की पैरवी की जाएगी। मैं सरकार और पूरे मंत्रिमंडल, जैसा कि आज हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ समस्त मंत्रिमंडल था, उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया है कि आपके लिए हम ठोस निर्णय लेने वाले हैं बहुत जल्द। इसलिए आप छात्र हितों को देखते हुए विद्यालय जाने का कष्ट करें, ऐसी आपसे आशा है। और सरकार की इस बात को ही लेकर मैंने अपने सभी जो सदस्य हैं अतिथि शिक्षक संघ के, उनको यह आह्वान किया है, उनको ये घोषणा कर दी है आज कि आप सब। उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को राज्य सूचना आयुक्त के तौर पर नामित होने के बाद पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी। उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने के दिन से अगले 3 साल तक रहेगा। योगेश भट्ट के सूचना आयुक्त नामित होने पर तमाम पत्रकारों और राज्य आंदोलनकारी संगठनों ने उन्हें बधाई दी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान छात्र जीवन में रहते हुए योगेश भट्ट ने सक्रिय आंदोलनकारी की भूमिका निभाई। स्टूडेंट्स एंड यूथ अलायंस यानी साया के संचालनकर्ताओं में शामिल रहे भट्ट पर राज्य नहीं तो चुनाव नहीं आंदोलन के दौरान गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। बैकडोर भर्ती के मामले में विधानसभा से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन का आज तीसरा दिन था, लेकिन इन तमाम कर्मचारियों को भारी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जबरन उठाकर गिरफ्तार कर लिया। कर्मचारियों का कहना है कि जब कोटा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2021 तक सभी 396 नियुक्तियों को अवैध और अनियमित माना गया, तो फिर 2016 के बाद हुई नियुक्तियां
228 नियुक्तियां ही सिर्फ क्यों अवैध मानी गई है? इसको लेकर बर्खास्त कर्मचारी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन कर्मचारियों ने मांगों को नहीं मानने पर विधानसभा अध्यक्ष के घर के बाहर आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। आत्मदाह करेंगे, आत्मदाह, और हमारी मौत का जिम्मेदार होगा रितु खंडूरी और उसके घर पे सर्वनाश तय है उसका। अभी पाप का घड़ा भरा नहीं, उसका पाप का घड़ा फूटने वाला है, जल्दी उसका पाप का घड़ा भर जाएगा। 7 साल दिए हैं यहाँ इस मंदिर में, इस विधानसभा परिसर मंदिर में पूरे 7 साल दिए हैं। तब ये सरकार कहाँ थी जब प्रेस लेकर का हाउस लगता था? हमें 12 बजे रात तक काम कराया जाता था, 3:30 बजे तक काम कराया जाता था, उसके एवज में कोई पैसा नहीं, कोई छुट्टी नहीं। सैटरडे संडे हमने काम किया। ये बीजेपी पिछले 5 वर्ष में कहाँ थी? जबरन प्रयोग करके हमें हटाया जा रहा है। हम अपनी मांग न्याय के लिए बैठे थे, एक तरफा न्याय किया मैडम खंडूरी ने। ये इसकी तानाशाही नहीं चलने देंगे और जब तक हमें पुलिस से बल से द्वारा उठाते रहेगी हम फिर से यहाँ पर आएंगे। रोड एक्सीडेंट के मामलों में अब तक पुलिस की भूमिका सिर्फ एफआईआर दर्ज करने तक ही सीमित रहती है। एक्सीडेंट का कारण आमतौर पर ड्राइवर की गलती मान लिया जाता है, मजिस्ट्रेट जांच होती है, लेकिन वह भी साइंटिफिक तरीके से नहीं। कई बार विभिन्न मंचों से यह बात उठाई जा चुकी है कि रोड एक्सीडेंट का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के दावे पर यकीन करे तो अब ऐसा संभव हो पाएगा। ट्रैफिक पुलिस इसके लिए क्रैश इन्वेस्टिगेशन सेल का गठन किया। उत्तराखंड में रोड एक्सीडेंट के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में हर वर्ष करीब 5000 रोड एक्सीडेंट होते हैं। इनमें 1000 लोगों की मौत हो जाती है और करीब 1300 लोग घायल हो जाते हैं। उत्तराखंड के मामले में दूसरी प्रमुख बात कि यहाँ प्रति रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या नेशनल एवरेज से ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली प्लान बनाए जा रहे हैं। एक इमेजिनरी बाईपास प्लान बनाया जाएगा जिसमें जो भी गाड़ी लोकल ना हो उसको शहर के अंदर प्रवेश ना देते हुए किसी अन्य रूट से हम लोग उसको मसूरी भेजेंगे। हमने 2 महीने पहले गूगल और मैपल आदि से भी टाई अप किया था, तो हमें पूरा भरोसा है जब आप जीपीएस की मदद से कोई अगर आउटसाइड वाहन मसूरी के लिए आता है तो उसको रोड भी हम कहीं बाहर से ही दिखाएंगे, मेनली जीएमएस रोड शिमला बाईपास की तरफ से दिखाएंगे। कोटद्वार एएसपी शेखर चंद्र सुयाल ने कोटद्वार थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस मौके पर एएसपी ने सभी कर्मचारियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और मौके पर ही समस्याओं का निराकरण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय, अभिलेखों, मालखाना, शस्त्रागार, आपदा उपकरणों, दंगा नियंत्रण शस्त्रों, मैस आदि का निरीक्षण किया। साथ ही शस्त्रागार के निरीक्षण के दौरान उन्होंने आरक्षियों से असलहा खोलने और लोड करने को कहा। इस दौरान एएसपी कोटद्वार ने कहा कि कोतवाली में जो 20% कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द सही कराया जाएगा और पुलिसकर्मियों से बात करते हुए कहा कि अपनी ड्यूटी में कोई लापरवाही ना करे। थाने का रूटीन एनुअल निरीक्षण है, तो एनुअल निरीक्षण में सीओ साहब कर चुके थे, तो मुझे आज मैंने भेंट रखी हुई थी। अभी तक सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन, बहुत सही ढंग से हैं। बाकी इंस्पेक्टर जो पूरे थाने को लीड करते हैं उनका कार्य आप लोग पिछले 1 साल से देख रहे हैं, काफ़ी ठीक है, संतोषजनक है। और जो अंदर जो डीपली निरीक्षण में देखी जाती है, जैसे मालखाना है, वेपन का रख रखाव है, बिल्डिंग का रख रखाव है, वो अभी तक लगभग मैं 80% देख चुका हूँ। तो लगभग खबरें यूं लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है
एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काशीपुर में आईएमटी कॉलेज में CSIR IIP देहरादून के सौजन्य से देश के पहले बायोफ्यूल संयंत्र का शिलान्यास किया गया। इस शिलान्यास के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाजपुर क्षेत्र के विधायक यशपाल आर्य ने कहा कि यह संयंत्र प्रदेश और क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने इसके लिए CSIR के निदेशक और अन्य सभी स्टाफ को IMT के चेयरमैन विमला गुड़िया को बधाई देते हुए कहा कि गुड़िया जी ने काशीपुर के विकास की जो सोच विकसित की थी उसमें यह कदम सार्थक सिद्ध होगा। ऐतिहासिक अवसर है जो हमारी अखाद्य तेल है, अवशिष्ट तेल है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है, जिससे स्वास्थ्य में भारी हानि होती है, उसको परिवर्तित कर बायोडीजल में परिवर्तित किया गया है। जैसा कि बताया गया है कि इस बायोडीजल की कीमतें भी कम होंगी। उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड शुरू से ही पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे देश में और पूरे विश्व में जाना जाता है और उसी मिसाल को आगे बढ़ाते हुए मेरा तो ऐसा मानना है कि इस किस्म का जो रूको मिशन की शुरुआत जो उत्तराखंड में हुई थी या देहरादून में हुई थी, वो अब जब कुमाऊं मंडल में आ रही है तो उसको एक और जो विस्तार दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर एक बड़ी सकारात्मक। रुड़की के कलियर पुलिस ने नाबालिग की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया है। तो पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नाबालिग की हत्या कर शव गंग नहर में फेंका है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि 17 दिसंबर को मुस्कान के बेटे आयान की उसके प्रेमी कासिफ ने हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को कंबल में लपेटकर गंग नहर में फेंक दिया था। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। मामले में पुलिस ने भगवानपुर क्षेत्र में आरोपी कासिफ को गिरफ्तार कर लिया है। के द्वारा अपने 12 वर्षीय बेटे की एक युवक के द्वारा हत्या किए जाने की जानकारी कलियर थाना को दी गई। इस पर विभिन्न टीमों का गठन एसएसपी सर के निर्देश पर किया गया। उक्त टीमों के द्वारा को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो दिल्ली के विभिन्न थानों और मेरठ में उसके विरुद्ध 9 अभियोगों पंजीकृत होने की जानकारी मिली है, जिसमें मुख्य रूप से हत्या, लूट, चोरी और एक्सटॉर्शन के मामले शामिल हैं। अभी अन्य थानों और सरहदी जनपदों से भी उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। रुड़की की मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्ची में भिजवा दिया। साथ ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। अंतर्गत एक महिला के द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में चूंकि महिला की शादी को अभी 7 वर्ष से कम समय हुआ है, इसलिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के माध्यम से पंचायत में की कार्रवाई अमल में लाई गई है। अभी इस संबंध में परिजनों के द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में।
डोईवाला विधानसभा के तमाम ग्रामीण और वन जंगल से लगे क्षेत्रों में हाथियों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पहले हाथियों ने किसानों की फसल को तहस नहस कर बर्बाद किया, अब उसके बाद में ये जंगली हाथी लोगों के घरों को भी निशाना बना रहे हैं। नकरौंदा क्षेत्र में लगातार हाथियों द्वारा किसानों की फसलों को रौंदा जा रहा है। कई दिनों से लगातार हाथी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर आज नकरौंदा क्षेत्र के किसानों ने डोईवाला वन क्षेत्राधिकारी का घेराव कर ज्ञापन सौंपा और मांग करी कि वन विभाग द्वारा हाथियों को जंगल में रोका जाए। हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी तो समस्याएं हैं, उन्हें वन विभाग दूर करे। डेली हमारे खेतों का और हमारे घरों को जंगली हाथियों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कल भी हमने इसी बारे में बात की थी मीडिया के साथ भी और वन विभाग वालों के साथ भी, लेकिन उसके बावजूद रात में फिर जाके हमारे यहाँ कम से कम 100-150 फुट के करीब चार दीवारी गिरा दी गई है और फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है। पिछले कई दिनों से हम लोग जो है वन अधिकारियों को सूचना दे रहे हैं, शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही है। और आए दिन लगभग 4 दिन से लगातार जो है 4 दिन से हाथी हमारे क्षेत्र में हमारे घरों में घुस रहा है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद इनको फ़ोन करते हैं। एक तो इनके पास इलेक्ट्रो फेंसिंग जो लगाई है वो बेकार पड़ी हुई है, मजदूर इनके पास नहीं है, पैसा बैटरी बदलने के लिए पैसा इनके पास नहीं है। तो हम लोगों ने आज जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद और अपनी जान, रात को तो इतना माहौल बन गया कि हम जाने बचानी मुश्किल हुई हाथियों से। हाँ, आजकल हाथी गेहूं की फसल में और गन्ने की फसल में आ रहा है। ये सोलर फेंसिंग कहीं कहीं क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको हम ठीक करवा रहे हैं। कहीं करंट भी वीक हो गया था तो उसको भी हम ठीक करवा रहे हैं। तो मेरा उम्मीद है कि अब 1-2 दिन में जो है ये हाथी की समस्या से जो नुकसान हुआ है वो नियमतः जो शेड्यूल के अनुसार। लालकुआं में नगर पंचायत सभागार में क्षेत्रीय विधायक मोहन बिष्ट की मौजूदगी में उत्तरायणी के और लोहनी मेले की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से वरिष्ठ भाजपा नेता और पंजाबी महासभा के संरक्षक हेमंत नरूला को अध्यक्ष चुना गया। वहीं समाजसेवी पूरन रजवाड़ को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही अब तक अध्यक्ष रहे पवन चौहान को संरक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर हेमंत नरूला ने कहा कि इस बार उत्तरायणी और लोहनी मेला पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। तो 2 साल के अंतराल के बाद ये आज उत्तरायणी मेले का दायित्व माननीय लालकुआं के वरिष्ठ और हमारे लालकुआं के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह जी के नेतृत्व में और एक सभा का आयोजन किया गया जो कि नगर पंचायत सभागार में था और ये दायित्व मुझे सौंपा गया। हर्ष का विषय है ये, लेकिन मेरे लिए हर्ष के विषय से ज़्यादा ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक संस्कृति है हमारी उत्तरायणी मेला। पर्वतीय समाज का, हमारे समाज का उत्तरायणी मेला, लोहड़ी मेला, मकर संक्रांति मेला, भोगल। उत्तरकाशी नौगांव की बियाली गांव की लापता विवाहिता का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। वहीं मामले पर एसपी उत्तरकाशी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया। विवाहिता करीब 1 सप्ताह से लापता चल रही थी। विवाहिता के भाई संजय ने इस संबंध में बड़कोच थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस का कहना है कि विवेचना जारी है। मृतक महिला की कॉल डिटेल और अन्य तथ्यों के आधार पर मृतका की प्रति और ग्राम प्रधान को गिरफ्तार किया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि संदेहास्पद लग रहा था, तो इसमें हमने जो है मुकदमा दर्ज किया गया है तहरीर पे गांव वालों की 306 में। और जो अभी जो विवेचना चल रही है इसमें 2 लोगों का नाम आया है, जो कि मृतक महिला है, उसके पति हैं और एक जो ब्याली ग्राम के प्रधान है जिनका नाम है जगवीर लाल और अंकित लाल। और इन दोनों को हमने गिरफ्तार करके 306 के मुकदमे में अभी न्यायालय भेज दिया है और ये अभी न्यायिक जो जेल में उसमें निरुद्ध हैं। इस मामले में जैसे जैसे आगे और तथ्य सामने आते हैं उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।
बसूरी में नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर सभी होटल रेस्टोरेंट अपने अपने अनुसार तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पर्यटकों के लिए खास उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में होने वाले उत्पादों से तैयार किए गए व्यंजनों को परोसने की तैयारी की जा रही है। नई पहल है जो होटल मोज़ेक ने की है और उनके ये नया प्रयास है और मुझे उम्मीद है खूब रंग लाएगी और आने वाले पर्यटकों को वेलकम करेगी। और यहाँ बहुत बढ़िया है कि गढ़वाली फूड का भी फ्यूजन सा किया है। मैं तो सबसे पहले बधाई दूंगा मोज़ेक होटल एंड कंपनी को कि उन्होंने आज एक नया रेस्टोरेंट खोला और न्यू ईयर का टाइम है, जो कि एक मसूरी न्यू ईयर के टाइम पे एक कार्निवल भी होता है, उसमें पूरा शहर फुल रहता है और पूरे देश और विदेश के पर्यटक मसूरी आते हैं। और इस तरह से इन्होंने ये शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत की कि उत्तराखंड व्यंजन और जो भी अच्छे से अच्छा फूड जो हमारे प्रदेश का है, हमारे देश का है, उसको पर्यटकों के लिए सर्व करने का उन्होंने प्रयास किया है। साल की तैयारी करी है, ये उसी का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है कि आप देख सकते हैं। हमने क्रिसमस न्यू ईयर के लिए बहुत सारे पैकेजेस बनाए हैं आने वाले टूरिस्ट को लुभाने के लिए। बात मौसम की करी जाए तो उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादलों के बीच कपकपी बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा दुश्वारियां बढ़ा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। चोटियों पर हिमपात के आसार बने रहेंगे। लंबे समय से वर्षा और बर्फबारी का इंतजार कर रहे उत्तराखंड में मौसम करवट बदलने लगा है। अगले कुछ दिनों में चोटियों पर हिमपात और बूंदाबांदी के आसार है। मंगलवार को दून समेत आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। रुड़की और उधम सिंह नगर के कई हिस्सों में तड़के घना कोहरा छाने से दृश्यता बेहद कम हुई और इससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।